वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार की कंपनी का मुद्दा उठाया है। इस कंपनी पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप है। स्पीकर ने इस मामले पर चर्चा की मंजूरी भी दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। देहरादून में विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है। विपक्ष ने नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार की कंपनी के फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए नियम 310 यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की। सीएम के औद्योगिक सलाहकार पर फर्जी दस्तावेज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और यह भी कोई छोटी रकम नहीं बल्कि 180 करोड़ से ज्यादा की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नियम 58 के तहत काजी निजामुद्दीन के मामले को सुनने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस राज्य के श्रम विभाग के कर्मकार बोर्ड के घोटाले के मामले में भी सदन में चर्चा चाहती है। समाज कल्याण विभाग के स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में चर्चा होनी है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार नियम 58 के तहत चर्चा कराने को तैयार है। सीएम के औद्योगिक सलाहकार सवालों के घेरे में है और निशाना सीधे सीधे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है औद्योगिक सलाहकार जो सीएम के हैं उनकी कंपनी पर। और इस मामले में पहले भी सुगबुगाहट आती रही है, लेकिन अब कांग्रेस के विधायक ने यह आरोप लगाया है कि उनके पास ऐसे पुख्ता दस्तावेज हैं, पुख्ता कागजात हैं जिनसे वो अपने आरोपों को साबित कर सकते हैं। संवाददाता रुमानुल्लाह खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुमान, बड़ी मुसीबत है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। सीधे सीधे उनके औद्योगिक सलाहकार जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं और सीधे सीधे सीएम पर ये निशाना साधा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का दावा है कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं और सबूत हैं, तो इसमें कहा जा सकता है कि सीएम सीधे तौर पर निशाने पर हैं। और इसमें जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, इसमें कहा गया है कि 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग किकबैक्स के तौर पर दी गई है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। पैसा इधर से इधर हुआ है, कई खातों में पैसा गया है और सीधे तौर पर जो आरबीआई के नियम हैं उनके विपरीत ये पूरा पैसा इधर उधर दिया गया। सीधे तौर पर जो केएस पवार हैं वो औद्योगिक सलाहकार हैं उत्तराखंड सीएम के, उत्तराखंड सरकार के। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उत्तराखंड में जितने भी ठेके हैं या दूसरे तमाम सिंचाई विभाग हो या सड़क बनने का ठेका हो, उसमें सीधे तौर पर केएस पवार का दखल रहता है और सीधे तौर पर वो जो मुख्यमंत्री हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो आज सदन में चर्चा की मांग की गई है, जिसको मंजूरी भी दी गई है और जिन कागजात का दावा किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर निशाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। जी, ये चर्चा कब होनी है और कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था और इसमें कहा गया था कि 58 के तहत इस पूरे मामले में चर्चा की मंजूरी भी मिल गई। अब देखना यह है कि विधानसभा में जिस तरह के कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार के जो दस्तावेज हैं उनसे किस तरह का बम अब फटता है, कौन कौन से खुलासे होते हैं। क्योंकि ये भी सूत्र बता रहे हैं और ये भी जानकारी है कि जो सीएम के जो औद्योगिक सलाहकार हैं केएस रावत, उनसे खुद उनकी पार्टी के कई विधायक और नेता भी खुश नहीं हैं। सीधे तौर पर ये ऐसा कहा जाता है उत्तराखंड में, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि जितने भी तमाम ठेके हैं, जब तक रजामंदी नहीं होती औद्योगिक सलाहकार की, तब तक वो ठेका किसी को नहीं मिल सकता है। और ऐसे में काफ़ी बड़ी रकम किकबैक्स के तौर पर दी गई है। 180 करोड़ रुपए की रकम की जानकारी दी जा रही है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। और सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरी 180 करोड़ रुपए की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आरबीआई के नियमों को ताक पर रखकर इसको किकबैक्स के तौर पर अलग अलग जगह पर भेजा गया है और ये सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए पैसा दिया गया था। अब ये पैसा किस लिए दिया गया था? क्या ये किकबैक था ठेके दिलवाने के एवज में, या फिर इंडस्ट्री को किसी तरह का फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के तौर पर था? इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि रोमान हमारे साथ सुरेंद्र भी जुड़ गए हैं देहरादून से। सुरेंद्र, ये चर्चा कब होनी है और इस मामले को लेकर के बचाव के लिए क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंदन आपको बताऊं कि सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका तब था जब विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की।
जब काजी निजामुद्दीन जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने चर्चा की मांग की तो संसदीय कार्य मंत्री इस चर्चा को टालना चाहते थे। वो लगातार कह रहे थे कुछ मामले कोर्ट में हैं, कुछ मामले पहले से पेंडिंग चल रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन स्पीकर ने इस मांग को स्वीकार किया। स्पीकर ने कहा इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, यानी विपक्ष इस पूरे मामले पर जो कहना चाहता है वो सदन में वो रख सकता है। और सरकार के लिए सबसे बड़ी ये फजीहत भी होगी और सरकार के लिए बड़ी दिक्कतें भी पैदा कर सकती है, क्योंकि सदन के भीतर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आदमी पर जिक्र होगा। मैं आपको बताऊं कि जो सीएम के औद्योगिक सलाहकार जिनकी बात हो रही है, के.एस. पवार, ये मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं। शासन में इनका रुतबा बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रदेश में किसी की बात अधिकारी मानते हैं तो वो के.एस. पवार हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनके इस मामले पर आरोप लगाए हैं। 180 करोड़ रुपए की बात इसमें की जा रही है। किस तरह की हेरफेर है, काजी निजामुद्दीन जब नियम 58 के तहत थोड़ी देर में चर्चा होगी तो सदन के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं, उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या फिर ऑल वेदर रोड के काम हो या कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, उसमें कहीं ना कहीं जिनको भी ठेके मिलते हैं वो के.एस. पवार की या तो सहमति से मिलते हैं या उनका दखल पूरी तौर पे होता है, जो उनका रुतबा प्रदेश में है। तो सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री पर हमला है, ये सरकार पर हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर काजी निजामुद्दीन के मामले में कहीं ना कहीं तथ्यों में जान होती है, उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, तो ये मुख्यमंत्री के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि जो बात काजी निजामुद्दीन उठा रहे हैं। काजी निजामुद्दीन बहुत कॉन्फिडेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो सदन में थे, बात नहीं हो पाई। लेकिन नियम 58 के तहत जब सदन में चर्चा होगी तो एक एक पड़ताल जो उन्होंने की है, एक एक कागज जो उनके पास है, उस पर वो चर्चा करेंगे। यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, उनकी सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके सबसे करीबी आदमी पर यह हमला हुआ है। के.एस. पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जब उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, तो कई कंपनियों को वो ही उत्तराखंड में ये भरोसा दिलाकर ला रहे थे कि अगर उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। यानी उनके कारोबारियों से पहले भी बहुत करीबी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। और बैंक बैलेंस की बात करें, उनके व्यापार की बात करें तो बहुत मजबूत तौर पे वो स्थायी तौर पे व्यापार के तौर पे खड़े हुए नजर आते हैं। इसलिए सीधे तौर पे शासन में भी वो मामलों को प्रभावित करते हैं और बड़े ठेकों के मामलों में भी सीधे तौर से वो सामने नजर आते हैं। अब जब कांग्रेस ने बड़ा हमला सदन में किया है तो सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। चंदन, बिल्कुल सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर बात की जाए, सरकार के लिए पहले से ही कर्मकार घोटाले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे और अब ये मामला सरकार के सामने आ गया है, तो कितनी मुश्किलें होंगी। और क्या ये ऑफ गार्ड पकड़ी गई है सरकार, या फिर सरकार को अंदेशा था कि इस तरह के सबूत सामने आ सकते हैं? और जो सबूत, जो जिस तरह से कांग्रेस विधायक कॉन्फिडेंट होकर के दावा कर रहे हैं, तो इसे ब्लफ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए चंदन, सबसे पहले तो सरकार को ये उम्मीद ही नहीं होगी कि स्पीकर इस तरह की चर्चा को स्वीकार करेंगे। स्पीकर के हाथ में होता है कि वो किस नियम के तहत किस में चर्चा स्वीकार करें। लेकिन स्पीकर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कांग्रेस नियम 300 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत चाहती थी कि नियम 310 पर चर्चा हो। नियम 310 में चर्चा इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसमें वोटिंग होती है, तो इसलिए नियम 58 पे इसको अग्राहित किया गया। 58 के तहत भी अगर चर्चा होगी तो आप ये मानिए सदन के भीतर मुख्यमंत्री का जिक्र बार बार होगा, के.एस. पवार का जिक्र बार बार होगा, किस तरह से उनके निर्देशों पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए जाते हैं, बड़े ठेकेदारों के काम लिए जाते हैं, ये सारी चीजों का जिक्र होगा। और आपको ये बताऊं कि काजी निजामुद्दीन ने सदन में ये भी कहा है कि इस पर शायद पहले एक कमेटी बनी थी जब इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन उस कमेटी की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जब सेबी ने डमी कंपनियों का जिक्र किया था, फॉल कंपनियां जो फर्जी तरीके से कंपनियां बनी होती हैं, तो उन कंपनियों में भी उनकी कुछ कंपनियों का जिक्र था, लेकिन ये मामला तब दब गया था। आज सदन में ये मामला उठा है और जब इस पर चर्चा होगी तो कई चीजें सामने आएंगी। सीधे तौर पर औद्योगिक सलाहकार की भूमिका पर सवाल उठेंगे और क्या मुख्यमंत्री के रसूख का वो सीधे फायदा उठा रहे हैं कि इस तरह से फर्जी कागजातों के जरिए आरबीआई के नियमों का भी उल्लंघन की बात की जा रही है। सारी बातें अभी सदन में हैं। जब इस पर चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ठीक है, और सुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता।
धस्माना साहब, आप लोग आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे सीएम के जो औद्योगिक सलाहकार हैं उनके कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। क्या सबूत है आप लोगों के पास? न्यूज स्टेट को बताएंगे? नहीं, जांच होगी तब सबूत देंगे न, सारे सबूत हैं। सब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डाला जा चुका है कई बार और सब लोग जानते हैं। सदन में अब ये मामला है तो इसलिए सदन में जब चर्चा जांच कोई बैठेगी तो निश्चित तौर पे सबूत भी दिए जाएंगे। जी, पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्यमंत्री का संरक्षण उसको पूरा प्राप्त है। जी, इसमें कोई इसमें शक की गुंजाइश थोड़ी है। नहीं, ये तो आरोप है आप लोगों के। हम समझना चाह रहे हैं कि सबूत किस तरह के हैं आप लोगों के पास। 180 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप आप लोगों ने लगाया है और जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो सीएम के बेहद करीबी हैं, तो कुछ सबूत तो होगा ना? सबूत है सारे, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सबूत ना हो, सब सबूत है। समय आने पर सारे सबूत भी दिए जाएंगे और अगर उनको लगता है आरोप झूठे हैं तो मुकदमा करें मानहानि का। जी, सूर्यकांत जी, समझना ये भी चाहेंगे कि आखिर आप लोगों ने पहले से, अगर आप लोगों के पास सबूत थे तो पहले अदालत के पास क्यों नहीं गए, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, कंप्लेंट क्यों नहीं की? अरे साहब, हम शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है ही नहीं। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी। लोकायुक्त अभी असेंबली में किस जगह में दफन है यही नहीं पता लग रहा है। काहे नहीं वो लोकायुक्त नियुक्त करते हैं? सारे ये मामले जितने हैं ये लोकायुक्त में जाने योग्य हैं। अब सरकार जब लोकायुक्त नियुक्ति नहीं कर रही है और राज्य में लगातार एक के बाद एक फर्जीवाड़े, एक के बाद एक घोटाले वो सामने आ रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री ये जवाब दें कि वास्तव में इस राज्य को लोकायुक्त की जरूरत है कि नहीं है। जी, नहीं, मुद्दा जो है आज जो मुद्दा है औद्योगिक सलाहकार का मुद्दा, इस पर आप लोग सीएम को घेरेंगे, अभी चर्चा होगी। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की, किस तरह से करेंगे, इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे? अभी देखिए, हाउस कल तक है, अब आपको नजर आएगा पूरा विधानसभा के अंदर हमारे जो विधानमंडल दल के लोग हैं उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको मैं आपको नहीं खुलासा कर सकता। हाउस में हम लोग इस बारे में पूरी शिद्दत के साथ सरकार को घेरेंगे और सरकार को तत्काल लोकायुक्त लाना चाहिए। लोकायुक्त से जुड़ा हुआ मामला तो है भ्रष्टाचार का। ठीक है, मुख्यमंत्री के कॉरिडोर्स में, मुख्यमंत्री के 4th फ्लोर में, मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो भ्रष्टाचार कर रहा है और मुख्यमंत्री उसमें खामोश है तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसमें। ठीक है, सूर्यकांत जी हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी बने हुए हैं, सुरेंद्र डसीला हैं देहरादून से और रुमानुल्लाह खान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जो आपने सुना सूर्यकांत धस्माना जी किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या रणनीति लगती है इनकी? कुछ सवाल लेना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वो कह रहे हैं सदन में तो उनकी रणनीति साफ तौर पे नजर आई है। सूर्यकांत धस्माना जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि धस्माना जी, ये तो आपको भी पता है कि केएस पवार का क्या रसूख है, पीडब्ल्यूडी से लेके पीएमजीएसवाई के ठेके हों, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हों, सब जगह उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। आज जब बीजेपी की सरकार है, उनके औद्योगिक सलाहकार पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो कांग्रेस क्या सड़क के बाहर भी प्रदर्शन करेगी या सदन में इस मामले को उठा के इतिश्री कर दी जाएगी? किसी मामले की तीसरी नहीं होगी। हमने पहले भी ये मामला उठाया है और आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी की पूरी, आप ये लगा लीजिए, औद्योगिक सलाहकार मुख्यमंत्री जी के हैं वो, और मुख्यमंत्री जी के औद्योगिक सलाहकार हैं तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेकर के, मुख्यमंत्री के दफ्तर से लेकर के मुख्यमंत्री के घर तक ये सारा जाल बिछा हुआ है भ्रष्टाचार का। और इस पर हम सदन के अंदर अब आज इसमें बातचीत करने जा रहे हैं, इसमें सरकार को घेरने जा रहे हैं और इस लड़ाई को हम सड़क पर भी लड़ेंगे निश्चित तौर पे। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस कहाँ है साहब? जीरो टॉलरेंस बताइए ना। जुमला हो गया वो तो 15 लाख की तरह, जिस तरह 15 लाख का जुमला हुआ 6 साल हो गए, आज तक किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, वैसे ही ये जुमला जीरो टॉलरेंस का इस प्रदेश के अंदर है। पूरी सरकार आकंठ गले तक सर तक भ्रष्टाचार के नाले में डूबी हुई है और इसके खिलाफ हम सड़क में भी, सदन में भी, हर जगह जहां भी हमें मौका लगेगा हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है सुरेंद्र, कोई और सवाल? धस्माना जी, एक सवाल मेरा और ही है, क्योंकि पिछली जब सरकार आपकी थी हरीश रावत जी की, तो औद्योगिक सलाहकार की भूमिका पर बड़े सवाल उठते थे। बीजेपी ने बहुत बड़े प्रदर्शन तक इसमें किए। आज जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के औद्योगिक सलाहकार पर निशान लग रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो आपने ये कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे को कानूनी तौर पे भी आगे ले जाने की आप लोगों की कोई कुछ रणनीति रहेगी?
देखिए, सड़क पे, सदन में, कानून से जहां भी हमको अवसर लगेगा, इस मुद्दे पर हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि औद्योगिक सलाहकार बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के, आप ये बताइए ना, इतने बड़े बड़े मामले हैं, सारा जो सड़कों से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर के तमाम औद्योगिक जो मामलों में जो भ्रष्टाचार है उनसे लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के सारे जो विषय हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है। जनता के से जुड़े हुए, जनता से जुड़े, राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका तो नारा ही जीरो टॉलरेंस का है, तो जीरो टॉलरेंस किस बारे में है आपकी? ठीक है। जब आपके घर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके दफ्तर में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो बहुत जनरलाइज जो है आरोप लगा रहे हैं, बहुत जनरलाइज आरोप लगा रहे हैं सूर्यकांत जी। आप हमारे साथ रुमानुल्लाह हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। रुमान, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो ये जो औद्योगिक सलाहकार वाला मामला है, क्या ये जो काजी साहब है, इन्होंने सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर रखा था? क्योंकि उनकी पार्टी भी बहुत ज्यादा जोर शोर से इस मुद्दे को नहीं उठा रही थी, लेकिन आज अचानक जो है इसे ये उन्होंने धमाका कर दिया। देखिए, बिल्कुल सरप्राइज भले ही सरकार के लिए हो, उत्तराखंड सरकार के लिए हो, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का, उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई दे रहा है, और जिस पर वो कह रहे हैं कि सबूत उनके पास बेहद ज़्यादा पुख्ता है, और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सबूतों में कोई कमी है तो मानहानि का मुकदमा तक उन पर किया जा सकता है। मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। सीधे तौर पर के.एस. पवार जो औद्योगिक सलाहकार हैं उत्तराखंड सीएम के, उनके ऊपर आरोप लगाने पर सीएम पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। ऐसे में सरकार भी अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अब देखना यह है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक जैकपॉट साबित होता है, या फिर जो इतने तमाम जोश खरोश के साथ जो दावे कांग्रेस ने किए हैं उत्तराखंड सरकार के खिलाफ में, औद्योगिक सलाहकार के खिलाफ में, क्या वो फुस हो जाते हैं? अब ये देखना होगा कि बहस के दौरान क्या सबूत कांग्रेस पार्टी सदन के सामने रखती है, और क्या उन सबूतों को लेकर क्या स्ट्रेटजी जो बनाई गई है वो पूरी तरह से कांग्रेस की पुख्ता है या नहीं। ठीक है, ये सबूत कितने वजनदार हैं अब से थोड़ी देर में ही साबित हो जाएगा, क्योंकि अभी सदन में चर्चा होगी और चर्चा में अभी सामने आ जाएगा कि क्या सबूत है जिसके दम पर कांग्रेस ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुमान आपका और सुरेंद्र आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।